सेट 3 के साथ हम लोग सामने में हैं। कॉलम मैचिंग एक बड़ा पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है जो इस बार आपको मिला था। उसके बनाने का अपना अप्रोच होता है और ये हर बैंकिंग के ऑफिसर ग्रेड में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। पहले आप अपने आंसर्स को जरा मैच कर लो कि आपका कितना सही हुआ है। 1 का सी है, 2B, 3A, 4A, 5B, 6C, 7C, 8 का D, 9 का B एंड 10 का A। चलिए अब कॉलम मैचिंग को हम लोग बनाते कैसे हैं, दैट इज अ क्वेश्चन। क्योंकि आगे में आपको कॉलम मैचिंग बहुत सारे मिलेंगे, कैसे उसका अप्रोच होता है। देखो एक्चुअली ये एक सेंटेंस है, इसका 3 और इसका 3। आधा पार्ट तुम्हारे कॉलम ए में डाला हुआ है, आधा पार्ट कॉलम बी में डाला हुआ है, और आपको बोलता है कि कौन से दो पार्ट मिलेंगे, तो एक ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस होगा। ध्यान रखिएगा दो चीज हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ग्रामेटिकली करेक्ट का मतलब स्ट्रक्चर भी उसका, ग्रामर का, सब्जेक्ट वर्ब आदि सब सही होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा वर्ब है तो कंजंक्शन आदि होना चाहिए, वही बेसिक ग्रामर। और मीनिंगफुल भी होना चाहिए कि दोनों आपस में जुड़ेंगे तो एक अर्थ निकलेगा। अब जैसे तुम ध्यान दो, ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज। शायद आपको पता होगा द बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े का कारण होता है, अगर आपने याद किया हो तो। अब इस सेंटेंस में, इस पार्ट में स्टेम कहा जाता है ना सेंटेंस का एक पार्ट, इस स्टेम में सिर्फ सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब इसका बोन ऑफ कंटेंशन के लिए जो सब्जेक्ट है उसके लिए एक भार आना चाहिए था। अब मैं करूंगा क्या कि यहां के वर्ड्स को देखूंगा सीधा शुरुआत में। अब यहां पे टेक दिया है तो टेक का तो टेक्स होना चाहिए था क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। यहां हैव दिया हुआ है तो हैज होना चाहिए था क्योंकि अगर सब्जेक्ट ये है तो। और अगर एंड दिया हुआ है तो एंड के बाद एक नाउन के साथ एंड लगाओगे, तो एंड लगाने के बाद तो तुम्हारे पास आगे में कुछ ना कुछ नाउन ही चाहिए था। अब यहां एक पूरा सेंटेंस दिया है, एंड देयर हैव बीन एजिटेशंस, देयर के साथ वर्ब लगा दिया उसने, तो ए तो किसी के साथ नहीं सेट हो रहा है। और ध्यान रखना, सेट करने के लिए मीनिंग सेकेंड एस्पेक्ट, पहला एस्पेक्ट ग्रामर का। अब ये ध्यान देना कि अब ए किसी के साथ नहीं सेट हो रहा है, तो तुम्हारा ये ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे भी कट गया। अब बाकी बचा एक ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी में बी के साथ एफ को बैठाया है, बस खाली ये पढ़ लो। दिस प्रैक्टिस हैज बीन बैंड इन श्रीलंका, इस प्रैक्टिस को श्रीलंका में बैन कर दिया गया है। एंड देयर हैव बीन एजिटेशंस फॉर स्ट्रिंजेंट इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, और आंदोलन हुए हैं कि कानून को ज्यादा कड़ाई से लागू किया जाए। अर्थ तो निकल जाएगा ना। अटपटा रहता कि कुछ अटपटा कि इसके साथ ये एकदम नहीं आएगा, तो हम रखते सो आंसर इज सी। तो देखो, the main failure, sorry, the main reason for failure is the component of cost to be borne by the fishermen. फेलियर का मेन कारण क्या है कि कॉस्ट को फिशरमैन के द्वारा उठाया जाना चाहिए, कॉस्ट वो उठाएंगे। अब जरा देखो तो कोई में, क्या तुम्हारा ए नंबर किसी के साथ सेट हो रहा है? अकाउंटिंग फॉर 30% ऑफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ 80 lakhs। मैं एक रखता हूं क्योंकि और तो कुछ नहीं आएगा ना, और दो ए के साथ अगर हो सकता है तो डी को हम बैठा सकते हैं। अभी मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन डी को हम रख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावे मैं अभी उसको रखूं बस, क्योंकि ए के साथ और कोई ई एफ नंबर जाएगा नहीं, अरे इलिमिनेशन करते रहना। बी नंबर को देखो, अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग the unit cost of at least 1.2 crore, apart from increasing the unit cost of at least
cost at least to 1.2 crore themselves to Indian territory water, the government must increase their share of subsidy. तुम्हारा बी के साथ ए बैठ रहा है कि नहीं? एक आइडिया लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि बी के साथ तो ई का कहीं कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, बी के साथ डी तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर बी के साथ तुम डी बैठाओगे जो यहां आ रहा है, तो फिर सेंटेंस में वर्ब नहीं रहेगा ना. अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग द यूनिट कॉस्ट एटलीस्ट टू अकाउंटिंग फॉर, कोई नहीं आ रहा है, सो तुम्हारा बी और डी कैंसिल हो गया. अब सी और ई को जरा देखो आप, सी और ई को. सच एन अप्रोच इज इसेंशियल एज द फिशरमैन फाइंड इट हार्ड देमसेल्व्स टू इंडियन टेरिटरी वाटर. तो सी के साथ ई का तुम्हारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने में है, और तो कुछ ना कुछ निकल रहा है. सो तुम्हारा आंसर बी चला जाएगा. ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, और इसमें उसने कहा यह था कि अगर आपको याद हो तो मैं इसका वो पढ़ रहा हूं. इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर इंबोल्डेंड, दे आर मार्क्ड आउट ऑफ द 1 वर्ड इज रिडंडेंट. एक वर्ड रिडंडेंट है. रिडंडेंट बोला जाता है मीनिंगलेस, वहां पे जरूरत से ज्यादा, फालतू. जैसे मैं तुमको एग्जांपल लूं, ही डेलिबरेटेड थॉटफुली लॉन्ग एंड हार्ड. डेलिबरेट का मतलब ही होता है विचार करना, एज अ वर्ब. डेलिबरेट दो मीनिंग. डेलिबरेट का एक मीनिंग होता है विस्तृत एडजेक्टिव के तौर पे, और डेलिबरेट एज अ वर्ब मतलब होता है किसी बात पर विचार करना. अब ही डेलिबरेटेड थॉटफुली, कोई मतलब नहीं है, डेलिबरेटेड आ गया, थॉटफुली क्यों? सो ये कैंसिल हो गया. वी रेस्ड, हम लोगों ने दौड़ लगाया. हरिडली, भाई रेस लगाते हो तो हरिडली तो करते ही हो ना, तो तुम्हारा इसमें वन गया, इसमें वन गया, क्योंकि रेस लगा रहे हो तो हरिडली क्यों? देखना, ये हो सकता है कि तुम जब बना रहे हो तो तुमको टफ लगे, बट ये देखो, एक चीज, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देता है ना बैंकिंग, कि तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो तुमको पता चलेगा तुमसे क्या पूछा है. और ये मैक्सिमम बाय एंड लार्ज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. इसीलिए मैं बार बार आपको इंसिस्ट करता हूं कि आप अगर बैंकिंग के एस्पिरेंट हो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को वो अपनी मातृभाषा की तरह स्मूथ करो, ये तुमसे आराम से हो जाता. ये क्वेश्चन का तुमको प्रैक्टिस नहीं मिलेगा. 2 4 5 10 क्वेश्चन कोई बना के जबरदस्ती दे सकता है, लेकिन अगली बार जब तुम एग्जामिनेशन में बैठोगे तो फिर कोई नया टाइप का क्वेश्चन आएगा. इसीलिए बात क्वेश्चन की नहीं हो रही है, बात अपने अंडरस्टैंडिंग पे टिकने की हो रही है. देखिए, और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते चलिए. ये प्रैक्टिस आपको वैरायटी दिखाएगा, अप्रोच देगा, लेकिन फिर ऐसा क्वेश्चन कहां से ले आओगे? मैं भी कहां से ले आऊंगा? जबरदस्ती बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा मुझे. और मैं अभी बनाने के लिए नहीं हूं, मैं अभी पीछे का जितने टाइप का क्वेश्चन होता है वो सब एक्सप्लेन करते करते एक खासा टाइम निकल लगेगा. आप जरा देखना, द चिन एम पास, मैं नहीं जानता हूं क्या है, वेयर एन इंजीनियस सॉल्यूशन टू अ डिफिकल्ट डायलेमा. भाई जब डायलेमा दुविधा हो ही गया, डायलेमा का मतलब ही होता है कि कोई ऐसी चीज जिससे पार पाना बड़ा मुश्किल हो. तो डायलेमा हो गया तो फिर डिफिकल्ट क्यों? आप जरा ध्यान दो तो. रिडंडेंट. सो 2 नंबर तुम्हारा यहां गया. इन क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाएगा ये आप जरा सोचिए अपने दिमाग में. मेरे बताने के बाद आपको आसान लग रहा होगा, वो अलग चीज है. आपको सोचना है कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या आपको करने का होगा. देखो, वो रिफ्लेक्शन नहीं होता है कि हमको क्वेश्चन दे दो हम प्रैक्टिस करते हैं. तुमको जब पता है कि अगली बार में नया क्वेश्चन आएगा तो अपना बेसिक्स मजबूत करोगे ना. और इंग्लिश का बेसिक्स होता क्या है? अंडरस्टैंडिंग. सो अंडरस्टैंडिंग मजबूत करो, पढ़ो, रीडिंग करो. 3 years ago, a group of scientists made a breathtaking breakthrough discovery.
अब जब ब्रेथ टेकिंग ब्रेक थ्रू डिस्कवरी इन्हीं दोनों में से है कोई प्रॉब्लम, ब्रेक थ्रू जब हो ही गया तो ब्रेथ टेकिंग क्यों? जरा सोचिएगा तो आप। पहला। दूसरा कि ब्रेक थ्रू का क्या होता है मतलब? ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई अचानक होने वाली खोज। तो अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने एक ब्रेथ टेकिंग ब्रेक थ्रू किया, क्योंकि इन दोनों में से घटाना है। ब्रेथ टेकिंग का मतलब मार्वेलस, ब्रेक थ्रू का मतलब अचानक होने वाली कोई उपलब्धि। तो बहुत बड़ी उन्होंने उपलब्धि हासिल की। तो यहां का तुम्हारा डिस्कवरी फालतू का वर्ड है। अगर इसको तुम हटा भी दोगे तो जरा देखो तो, ब्रेक थ्रू डिस्कवरी का मतलब क्या? ब्रेक थ्रू और डिस्कवरी दोनों मीनिंग सेम। नेक्स्ट प्लीज मूव कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखो। देखो ऐसे क्वेश्चंस मैंने भी नहीं देखे हैं। मुझे भी अभी आप में से एक आध लोगों ने मुझे पेपर सेंड किया प्रीवियस ईयर का, आई एम थैंकफुल टू देम। उनके पेपर मिलने के बाद मैंने देखा कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, बट सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तुमको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा, और वही मैं तुमसे शेयर कर रहा हूं कि अप्रोच कैसा होगा। जरा देखिए पहले, इंटरचेंज द वर्ड स्वैप दिया हुआ है इन द टू सेंटेंसेस सो दैट बोथ सेंटेंस बिकम ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। वर्ड स्वैप दिया हुआ कि आप कर लो उसको ताकि सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए। अब जरा वर्ड स्वैप देखो। श्रीलंका में नीड अ ब्रिज लोन वेदर एंड, अब एक बात में नीड अ ब्रिज लोन, ये तो एकदम सही है। वेदर के जगह पे जरा देखो तो, क्या वेदर वहां पर तो गड़बड़ लगी रहा है, उसके जगह पे क्या होना चाहिए? क्योंकि एन एक्सटर्नल डेट स्ट्रक्चरिंग क्रेडिबल इज पुट इन प्लेस। स्ट्रक्चरिंग के बाद क्रेडिबल देखो तो, एन एक्सटर्नल डेट स्ट्रक्चरिंग प्लान होगा ना, एंड देयर इज ए क्रेडिबल लीडरशिप। सो तुम्हारा, आप अगर देखो ध्यान से तो इन दोनों को उल्टा पुल्टा कर दो। श्रीलंका को नोट के में लोन की जरूरत पड़ सकती है उस समय भी जब एन एक्सटर्नल डेट स्ट्रक्चरिंग प्लान इज पुट इनटू प्लेस। एक वो डेट का, कर्ज का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान वो लागू करे, तब भी उसको जरूरत पड़ सकती है। मच डिपेंड्स ऑन, डिपेंड नहीं हिलेगा। अब डिपेंड नहीं हिलेगा, नीड नहीं हिलेगा, तो तुम ए को नहीं हिला सकते, पी को नहीं हिला सकते। तो ए नहीं हिलेगा, पी नहीं हिलेगा। क्या बी के जगह पे आर जाएगा? अब ब्रिज लोन प्लान एंड एक्सटर्नल, क्योंकि एक वर्ब यहां है, एक वर्ब यहां है, तो बीच में कंजंक्शन भी तो चाहिए। और वेदर तो डाउट बताने के लिए होता है। तो वैसे भी दो वर्ब लगा हुआ है, एक यहां पे लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है, तो यहां पे कंजंक्शन चाहिए था। अब कंजंक्शन या तो वेदर है, नहीं तो व्हाइल है। और मच डिपेंड्स ऑन के बाद तो वेदर आएगा ही आएगा। सो तुम्हारा ये हो गया, आंसर आ गया तुम्हारा। अब वो क्या बोला कि इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जब आप स्ट्रक्चर कर लोगे, मच डिपेंड्स ऑन वेदर देयर इज अ क्रेडिबल लीडरशिप, कि एक विश्वसनीय लीडरशिप है वहां पे। इन दोनों को स्ट्रक्चर करने के बाद अगर इनको जोड़ना होगा तो किस कंजंक्शन से जोड़ा जाएगा? इन स्पाइट ऑफ से, बट से, या हाउएवर से? इन स्पाइट ऑफ से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन है और तुम्हारे पास दो सेंटेंस हैं, तो तुम्हारा इन स्पाइट ऑफ कैंसिल होगा और थर्ड कैंसिल होगा, तो तुम्हारा ये गया, ये गया, ये गया, और वन तो होगा ही होगा। अब वन इसमें भी है और वन इसमें भी है। अब टू को देखो, एंड बट इज इक्वल टू हाउएवर। मैं बार बार बोलता हूं, दोनों कंट्राडिक्टरी कनेक्टर्स हैं, कंजंक्शंस हैं, तो बट और हाउएवर दोनों इक्वल हैं। सो तुम्हारा आंसर 1 और 2 दोनों चला जाएगा। पहले अरेंज करो, उसके बाद एक कनेक्टर खोजो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन में, फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैव वर्कड रियल टू, वर्क तो वर्क के बाद रियल जाना नहीं है, तो ए तो गड़बड़ है ही है। अब ए की जगह पे क्यू ही आएगा ना, वर्क रिलेंटसली।
रिलेंटलेसली, सॉरी, अथक रूप से उन्होंने काम किया बिना रुके, तो ये तुम्हारा यहां ए और क्यू आ ही रहा है, तो कंफर्म कर लो खाली सी और आर को। टू कन्विंस द अमेरिकन पब्लिक दैट ग्लोबल वार्मिंग इज ए चिकन लिटिल फैंटेसी। सी की जगह पे यार, ये ग्लोबल वार्मिंग जो फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं, पेट्रोल के कोयला पे चलने वाले, वो लोगों को, अमेरिकन पब्लिक को कन्विंस कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक फैंटेसी है, कल्पना है। तो ये तुम्हारा चला गया। और अब बोल रहा है कि इन दोनों को कनेक्ट किससे करोगे, इस सेंटेंस को पढ़ो। द इंश्योरेंस इंडस्ट्री नोज दैट ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। अच्छा, फॉसिल फ्यूल कंपनी ये बोल रहे हैं कि वो कल्पना है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री मान रही है कि ये एकदम वो हकीकत है। अब दोनों अपोजिट हो गया। अब अगर अपोजिट हो गया तो अपोजिट को जोड़ने के लिए सेंटेंस जोड़ना है। टू बिगिन विथ से हम करेंगे नहीं, along with करेंगे नहीं, along with इज नॉट अ कंजंक्शन, प्रीपोजिशन है। सो ऑन द अदर हैंड तो हम कर ही सकते हैं ना। फॉसिल फ्यूल कंपनी ये मानती है कि ये कल्पना है, ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ये बोलती है कि ये फैक्ट है। सो ऑन द अदर हैंड आ जाएगा, सो ओनली वन विल बी देयर, दैट्स इट। सो आप ये देखो, ध्यान दो कि चीजें कितनी प्रैक्टिकल और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं। देख लीजिए आप सोचो इस पे कि क्या इसके लिए आपको क्वेश्चन खोजने की जरूरत है या अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने प्रैक्टिकल ग्रामर को शार्प करने की जरूरत है। क्वेश्चन मत खोजो, क्वेश्चन मिलता रहेगा। मैं अगर हूं, अगर ये सीरीज कंटिन्यू कर रहा है तो तुम्हें नए नए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तुम कितना क्वेश्चन खोजोगे? लोग बोलते हैं कि क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। भाई, हमको मैराथन दौड़ाइए, पहले स्टेमिना डेवलप करोगे ना, पहले स्टेमिना डेवलप करो। मैराथन तो दौड़ने के लिए बहुत लोग दौड़ते हैं, बहुत लोग बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। स्टेमिना डेवलप करो, बेसिक्स क्लियर करो, मजबूत करो, अंडरस्टैंडिंग मजबूत करो। और एक बार अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो जाए तो थिंग्स विल बी क्वाइट इजी फॉर यू। सी यू देन, मिलते हैं फिर।